नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की जनजातियों में। आज हम बात करेंगे झारखंड के 11वीं जनजाति के रूप में, वो है चेरो जनजाति। बता दें कि इससे पहले हम 10 जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम 11वीं जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, वो है चेरो जनजाति। बता दें कि चेरो जनजाति का इतिहास ये काफी गौरवशाली इतिहास रहा है। और बात करें तो ये भी एक झारखंड के जितने भी एग्जाम है, कोई वैसा एग्जाम नहीं है जहां से चेरो जनजाति से संबंधित एग्जाम में सवाल ना पूछा गया हो। तो यहां से हर एग्जाम में आपको सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो आइए हम एक एक करके समझेंगे चेरो जनजाति के बारे में। बता दें कि चेरो जनजाति सिर्फ झारखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में भी चेरो जनजाति देखने को मिलता है। बता दें कि ये आदिवासी क्षत्रिय होने का ये अपने आप में ये दावा करते हैं कि हम आदिवासी क्षत्रिय हैं, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एकमात्र ऐसा जनजाति है जो कि ना ही जंगल में और ना ही पहाड़ क्षेत्रों में ये निवास करना पसंद करते हैं। तो इनका कह सकते हैं कि इतिहास जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना गया है। और साथ ही साथ जब हम चेरो जनजाति का इतिहास या तो फिर जब हम आंदोलन पढ़ते हैं या तो फिर कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था हम जब पढ़ रहे थे, तो उसमें हम इन जनजातियों के बारे में हम विश्लेषण किए थे। और साथ ही साथ जब झारखंड इतिहास में जब इनका योगदान देखते हैं तो वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बात करें चेरो जनजाति का, तो चेरो जनजाति भारत के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में इसे कई सारे क्षेत्रों में इसे क्या है कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है। तो वहीं अगर सोनभद्र और वाराणसी क्षेत्र का अगर बात करें तो उस क्षेत्र में भी इसे अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता है। वहीं अलग अलग क्षेत्रों में इनका अलग अलग कह सकते हैं कि नाम से जाना जाता है, अलग अलग योगदान रहा है और अलग अलग थोड़ा बहुत संस्कृति भी थोड़ा बहुत अलग अलग देखने को मिलता है। अलग अलग जैसे जैसे क्षेत्र बदलते हैं उनका संस्कृति क्योंकि कहावत है कि जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है उनका रहन सहन, बोलने की भाषा और सभी चीज में थोड़ा बहुत तो जरूर बदलाव देखने को मिलता है। चलिए हम समझेंगे एक एक करके सभी चीजों को चेरो जनजाति के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो आज हम 11वीं जनजाति पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 10 जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं। बता दें चेरो जनजाति जो है वो ये अपने आप को चौहान या राजपूत कहते हैं, चौहान या तो फिर राजपूत कहते हैं। और ये अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं, यानी अपने नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये कुछ ऐसे हैं जो कि अपने नाम के अंत में राय भी लगाते हैं, कुछ कह सकते हैं कि सिंह का उपयोग करते हैं। तो ये अलग अलग अपना टाइटल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो चेरो जनजाति है वो कह सकते हैं कि चौहान या तो फिर राजपूत कह सकते हैं और अपने नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। ये अपने को च्यवन ऋषि के वंशज मानते हैं, यानी कह सकते हैं कि अपने आप को ये च्यवन ऋषि के वंशज मानते हैं। और यही से कह सकते हैं कि च्यवन से ही चेरो शब्द का उद्भव देखने को हमको मिलता है। तो यहीं से आपको चेरो शब्द का उद्भव जो देखने को मिलता है वो च्यवन ऋषि के वंशज माने जाते हैं। इसीलिए इनका नाम भी कह सकते हैं कि ये चेरो कह सकते हैं कि यहाँ से ही ये दावा करते हैं कि हम च्यवन ऋषि के वो वंशज हैं। साथ ही साथ ये आदिवासी के क्षत्रिय होने का भी दावा करते हैं। अगर बात करें सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में, तो याद रखिएगा इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्म का रहा है। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये 2 उपमंडल में बटा हुआ है। चेरो जनजाति वो मुख्य रूप से 2 उपमंडल में बटा हुआ है। बात करेंगे एक चौधरी, एक महतो और दूसरा है चौधरी। तो महतो और चौधरी ये 2 अलग अलग उपमंडल में बटा हुआ है चेरो जनजाति। और इससे पहले हम चर्चा जैसे किए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग तरीके से अपना निवास स्थल। लेकिन झारखंड में इनका अगर महत्वपूर्ण अगर क्षेत्र देखा जाए तो वो पलामू क्षेत्र जो है, पलामू क्षेत्र के जो साथ ही साथ बता दें कि चेरो जनजाति जहां भी है उनमें से जो सबसे समृद्ध माने जाते हैं और साफी कह सकते हैं कि साथ ही जो सबसे ताकतवर माने गए हैं, जिनकी शासन व्यवस्था काफी प्रसिद्ध मानी गई है, तो वो पलामू क्षेत्र के चेरो जनजाति का माना गया है। बात करें इसे बिहार में चारवा या तो फिर चेरो के नाम से जाना जाता है। तो बिहार में इसे चारवा या तो फिर चेरो के नाम से जाना जाता है।
तो इसे भी याद रखिएगा कि चेरो जनजाति को बिहार में किस नाम से जाना जाता है, तो चारवा या तो फिर चेरो के रूप में जाना जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से आपसे सवाल में पूछा जाता है। तो वहीं इसे अगर पलामू क्षेत्र में अगर बात करें तो पलामू क्षेत्र में से 12 हजारी या तो फिर 13 जारी, बहुत बार इसको आपको किताब में 12 हजारी और 13 हजारी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन दरअसल अगर कहीं वास्तविक इसका नाम देखा जाए तो ये 12 जारी और 13 जारी ये शब्द का उपयोग मुख्य रूप से होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कई किताबों में 12 हजारी और 13 हजारी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ याद रखेंगे ये दोनों जो है कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये दो एक ऐसे समूह है जो कि दोनों समूह एंडोगेमस समूह के रूप में माना जाता है, 12 जारी और 13 जारी, और इनका भी कुछ अपना अपना इतिहास माना जाता है। कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं दोनों जो है वो लगभग एक ही समूह से संबंधित पहले थे, बाद में ये अलग अलग विभक्त होते हैं। तो ये दोनों समूह जो वो चेरो जनजाति का ही माना जाता है। तो ये सब याद रखिएगा और ये पलामू क्षेत्र में विकसित माना जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें इनके मुख्य निवास का, तो चेरो जनजाति का मुख्य निवास अगर देखें तो मोंगियार क्षेत्र, पलामू जो कि है, और उसके बाद लातेहार, रांची, ये सभी क्षेत्र जो है इनका प्रमुख कह सकते हैं कि निवास स्थल माना गया है। साथ ही साथ अगर बात करें बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्षेत्रों में भी चेरो जनजाति का निवास देखने को मिलता है। लेकिन अगर कहीं मुख्य रूप से अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा प्रमुख जो माना जाता है या सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो माना जाता है, या तो कह सकते हैं कि जिनकी संस्कृति सबसे विकसित माना गया है, तो वो है पलामू के चेरो जनजाति। इनका इतिहास जो वो काफी गौरवशाली इतिहास रहा है। तो जब हम उन सभी के बारे में जब हम पढ़ेंगे वहां पे, तब हम वहां पे पूरे डिटेल से समझेंगे और राजनीतिक व्यवस्था सब के बारे में हम वहां पे क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से जब पलामू शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, चाहे वो किला से संबंधित जितने भी अध्ययन वहां पे नए नए किला का निर्माण करते हैं, तो वो सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद साथ ही साथ याद रखिएगा कि पलामू के लोग काफी जमींदार थे और इस क्षेत्र के प्रभावी शासक थे। कह सकते हैं कि पलामू के लोग जो भी थे वो कह सकते हैं कि एक जमींदार के रूप में माने जाते थे शुरू में, और साथ ही साथ इस क्षेत्र के प्रभावी शासक भी थे। और जितने शासक थे अलग अलग क्षेत्रों में, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में ये विभाजित माने जाते हैं, जिसमें से सबसे समृद्ध जो माना जाता है वो पलामू के चेरो माने जाते हैं। और ये 4 अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कुछ यूपी के साइड मिलता है, तो कुछ आपका मध्य प्रदेश के तरफ मिलता है, कुछ बिहार के साइड मिलता है। तो वहीं अगर बात करें झारखंड में पलामू के क्षेत्र में, तो ये सबसे समृद्ध माने जाते हैं चेरो जनजातियों में। अगर बात करें चेरो जनजाति जंगलों या पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करते। बता दें कि ये एकमात्र ऐसा कह सकते हैं कि जनजाति के रूप में माना जाता है जो कि जंगलों में इनका कह सकते हैं कि रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये काफी शुरू से ही कह सकते हैं कि एक विकसित जनजाति के रूप में माना गया है। तो इसलिए ये जंगलों या तो फिर पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करते। और भी कई सारे इनके रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है अपने जनजाति के अंतर्गत। तो कह सकते हैं कि एक विकसित जनजाति के रूप में शुरू से ही रहा है चेरो जनजाति का इतिहास। और ये सदानी या तो फिर सादरी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सदानी या तो फिर सादरी बोली का प्रयोग करते हैं ये। तो ये सभी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें इनके गांव का, तो इनके गांव को डीह के नाम से जाना जाता है। इनके गांव को डीह के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक अपनी जनजातीय कह सकते हैं कि जनजातीय पंचायत है, जिसे भैयारी पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो इनकी अपनी एक जातीय पंचायत है, कह सकते हैं कि जनजातीय पंचायत है, जिसे भैयारी पंचायत के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि कोई भी जनजातीय पंचायत होता है या तो फिर ग्रामीण प्रधान जो होते हैं, उनमें कई अलग अलग पद देखने को मिलता है और उस पद पे अलग अलग व्यक्ति पदासीन होते हैं। तो वो सभी चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो जैसे अगर चेरो जनजाति में अगर बात करें कुछ उस तरह से, तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण पद के व्यक्ति होते थे, जैसे होते हैं जैसे महतो, सभापति, छड़ीदार और पंच। ये कुछ प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं जो कि इनकी जनजातीय पंचायत में इनका प्रमुख योगदान माना जाता है। अगर बात करें सभी जनजातियों में हमको अलग अलग गोत्र देखने को मिलता है, तो उन गोत्रों में अगर बात करें चेरो जनजाति के बारे में, तो चेरो जनजाति में कुछ महत्वपूर्ण गोत्र अगर बात करें तो वो मुख्य रूप से 7 माना जाता है। मुख्य रूप से 7 माना जाता है, जैसे मोवार या तो फिर मावर, मोयार या तो फिर मावर के नाम से जाना जाता है।
फिर है कुंवर, फिर है संबात, रौतिया, फिर है राजकुमार या तो फिर महतो, फिर है वामवत या तो फिर वामवत भी देखने को मिलता है। और ये 7 के अलावा संदर्भ में एक इनका जो है एक अलग गोत्र भी, एक और एक्स्ट्रा गोत्र बताया है, यानी एक और गोत्र के नाम बारे में बताया है जो सनवत या तो फिर सोनहैत के नाम से जाना जाता है। सनवत या तो फिर सोनहैत के नाम से जाना जाता है। तो ये संदर्भ ने एक और गोत्र के बारे में बताया है। तो मूल रूप से तो इनका 7 गोत्र देखने को मिलता है, प्रचलित गोत्र जो देखने को मिलता है। साथ ही साथ संदर्भ ने एक अलग गोत्र सनवत या तो फिर सोनहैत के नाम से भी जिक्र किया है। तो ये सभी चीजों को आप अगर पूछा जाए कि मयार या तो फिर मावर, कुंवर, संवात, रौतिया या तो फिर मंझिया या मांझ, फिर है मंझिया या तो फिर मांझ, फिर है राजकुमार या महतो, फिर है वामवत, ये सभी गोत्र जो है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो आपका आंसर चेरो होगा। चेरो जनजाति से संबंधित ये सभी गोत्र हैं। अगर बात करें संडर ने, तो संडर ने से सनवत या तो फिर सोनहैत के नाम से एक अधिक और गोत्र के बारे में बताया कि एक और गोत्र जो है वो चेरो जनजाति में प्रचलित है, और वो है सोनवत या तो फिर सनवत या तो फिर सोनहैत। तो इस तरह से कुछ इनका इतिहास देखने को मिलता है। सामाजिक और कह सकते हैं कि सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में कुछ इस तरह देखने को मिलता है। इनमें वधू मूल्य का प्रचलन भी देखने को मिलता है, और इनके वधू मूल्य को दस्तूरी या तो फिर झांपी के नाम से जाना जाता है। दस्तूरी या तो फिर झांपी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग जनजातियों में वधू मूल्य का प्रचलन देखने को मिलता है, यानी जो व्यक्ति के द्वारा कह सकते हैं कि लड़कियों को दिया जाने वाला विवाह के रूप में जो मूल्य दिया जाता है उसी को हम वधू मूल्य कहते हैं। यानी शादी विवाहों में पहले क्या था कि पहले का प्रचलन था कि लड़कियों को तिलक के रूप में जो पैसा दिया जाता था उसी को वधू मूल्य के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अगर बात करें चेरो जनजाति में जो वधू मूल्य का प्रचलन था उसे जो नाम दिया गया था वो दस्तूरी या तो फिर झांपी के नाम से जाना जाता है। इनमें विवाह का प्रचलन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो विवाह देखने को मिलता है वो 3 विवाह जो है वो ज्यादा प्रचलित है। जैसे पहला है ढोला या तो फिर डोला, ढोला या तो फिर डोला, फिर आता है घराऊं और तीसरा आता है चढ़ाव। अब याद रखिएगा ये पहला 2 है, डोला और घराऊं, ये ज्यादातर जो देखने को मिलता है वो गरीब कह सकते हैं कि गरीब कैसे जो लड़की के पक्ष वाले गरीब होते हैं उनको ये नहीं उतना जुट पाता है कि हम अपने घर में शादी जो है वो अच्छे से संपन्न कर सके। तो वैसे में क्या होता है कि कन्या पक्ष का जो भी होता है वो लड़के के घर में जाकर लड़के के घर में विवाह होता है, तो वो जो कहलाता है वो डोला या तो फिर घराऊं विवाह के नाम से जाना जाता है। ये ज्यादातर जो है वो गरीब कन्या पक्ष वाले के रूप में कह सकते हैं कि क्षेत्र में देखने को मिलता है, और ये दोनों जो वो लगभग इस तरह से माना जाता है। वहीं अगर चढ़ाव विवाह का प्रचलन अगर देखा जाए, चढ़ाव जो विवाह का देखने को मिलता है प्रचलन चेरो जनजातियों में, ये संपन्न परिवारों में देखने को मिलता है, जो जिसमें कह सकते हैं कि कन्या पक्ष के वाले जो संपन्न होते हैं, यानी वो कहते हैं शादी विवाह का खर्च उठाने में सक्षम होते हैं, तो उनके परिवार में कह सकते हैं कि देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ से सवाल ये तो उठता है कि पहले तो उल्टा था, पहले तो तिलक लड़की को दिया जाता था, तो फिर उसके लिए तो आसान होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भी प्रचलन जो भी रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें शादी विवाह का, तो अगर जिसके यहाँ अगर होता है तो खर्च तो वहां ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर बात करें तो लड़की के घर वाले में जो विवाह होता है, यानी कह सकते हैं कि लड़की के घर में, अब यहाँ याद कैसे रखें, हो सकता है बहुत बार आपको कंफ्यूजन हो सके। तो चढ़ाऊ, अब यहाँ सब देखिए चढ़ाऊ, और लड़के क्या है कि लड़के जब जाते हैं तो पहले क्या जाते थे, घोड़ा में चढ़ करके जाते थे लड़की के यहाँ विवाह करने के लिए, और वहां पे विवाह होता है। तो चढ़ आओ या तो फिर चढ़ाओ, ये दोनों में याद रखिए, चढ़ आओ या तो फिर चढ़ाओ। तो वहां लड़का जो घोड़े पे चढ़ के जो जाता है बारात, और लड़की के घर में विवाह होता है, वो चढ़ाओ विवाह के नाम से जाना जाता है। जबकि घर आओ, घर आओ या तो फिर घर आओ, यानी लड़की जो लड़के के घर में आ करके विवाह करती है, तो वो विवाह जो वो घराऊ विवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों चीज को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ डोला या और घराऊ, ये दोनों विवाह जो है वो लड़की कह सकते हैं कि लड़की के द्वारा जो है वो लड़के के घर में जाकर विवाह संपन्न होता है, जबकि चढ़ाऊ विवाह जो है वो लड़की के घर में ही विवाह संपन्न होता है। अगर बात करें गरीब इनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में, तो इनका आर्थिक व्यवस्था अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से ये तो किसान माने जाते हैं। और बता दें कि प्राचीन काल में अगर देखा जाए इनका इतिहास,
तो ये काफी पर्याप्त भूमि के स्वामी भी थे। इनके पास इतनी सारे, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था इनके समय में, पलामू के जितने भी हम जानते हैं कि उस समय के व्यक्ति जो थे, तो चेरो काल में जो भी देखने को मिलता है, जब हम चेरो शासन काल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी पलामू क्षेत्र के जो भी व्यक्ति होते हैं वो काफी भूमि के स्वामी होते हैं, यानी भूमि के मालिक वो काफी होते हैं और अच्छा खासा एक जमींदार के रूप में माने जाते हैं शुरू से ही। तो ये इसलिए कह सकते हैं कि इनका मुख्य रूप से जो माना जाता है वो किसान ही माना जाता है और इनका कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है, जिनमें से कई पर्याप्त भू के स्वामी माने जाते हैं, यानी भूमि कह सकते हैं कि काफी उनका अधिकार होता है काफी भूमि में। और कह सकते हैं कि सभी एक समान तो नहीं थे, लेकिन लगभग जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं एक संपन्न परिवार के रूप में देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा। तो इनका अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इनका आर्थिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कृषि ही लगभग माना। बात करते हैं इसकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में। अगर बात करें धार्मिक व्यवस्था के बारे में कि चेरो जनजाति का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो चेरो जनजाति में धार्मिक प्रधान जो होता है उसे बैगा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि धार्मिक व्यवस्था अगर बात की जाए इसमें चेरो जनजाति में, तो चेरो जनजातियों का जो धार्मिक प्रधान यानी धार्मिक कार्यों का जो संचालन जिसके द्वारा होता है तो उसे बैगा के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसे बैगा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इनमें कुछ प्रमुख देवताओं में अगर देखा जाए तो जैसे शिव, पार्वती, रक्सेल या तो फिर दरहा जिसे ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है, फिर ग्राम देवी, कुल देवी, ये सभी देवी देवताओं की भी पूजा किया जाता है। तो ये सभी कुछ प्रमुख देवी देवताओं के माने जाते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे कि जब कोई चेरो जनजाति में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो वो ओझा, मती या तो फिर भगत के पास सहायता के लिए जाते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने काल में जो भी थे तो वो कहीं ना कहीं ये सभी चीजों का काफी प्रचलन था। हालांकि वर्तमान में ये कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो इनका महत्व जो था वो काफी अधिक था। साथ ही साथ याद रखेंगे अब हम ये कुछ इनके धार्मिक व्यवस्था के बारे में था। अगर बात करें चेरो जनजाति के बारे में, और जब हम चेरो आंदोलन या तो फिर चेरो विद्रोह जब पढ़ेंगे या तो फिर पलामू किला के बारे में जो भी अंग्रेजों के द्वारा मुगलों के समय में जो युद्ध देखने को मिलता है, फिर अंग्रेजों के समय में जो संघर्ष देखने को मिलता है, तो वो जब हम चेरो आंदोलन पढ़ेंगे या तो कह सकते हैं कि चेरो विद्रोह जब हम 1770-71 के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझते हैं कि कैसे कैसे उनका और कौन से राजा आए उस समय और कौन से प्रतापी राजा हुए चेरो शासन काल में। तो अगर उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो शासक माना जाता है वो याद रखेंगे, जैसे चेरोवंशी शासन काल का अगर बात करें तो इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा माना जाता है या तो शासक माना जाता है जो चेरोवंशी शासक, वो था मेदिनी राय। और मेदिनी राय का अगर बात करें शासन काल तो 1658 से 74 तक उनका शासन काल का समय माना जाता है। तो 1658 से लेकर 74 तक अगर देखा जाए तो मेदिनी राय का शासन काल जो था वो चेरोवंशी शासन काल का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय कह सकते हैं कि एक काफी विकसित और काफी प्रतापी राजा के रूप में वो कार्य कर रहे थे और उस क्षेत्र में वो काफी सफल पूर्वक कह सकते हैं कि अपना शासन का संचालन कर रहे थे। साथ ही साथ याद रखेंगे कि ये 17 चेरो विद्रोह, तो एक विद्रोह आप याद रखेंगे 1770-71 के समय का। तो 1770-71 में अगर बात करें तो एक विद्रोह हुआ था। तो दरअसल इस समय जो चेरोवंशी राजा जो थे वो चित्रजीत राय और उसके जो दीवान थे जयनाथ सिंह, तो ये सभी के द्वारा एक कह सकते हैं कि युद्ध देखने को मिलता है, विद्रोह देखने को मिलता है। वो कहीं ना कहीं चेरो कह सकते हैं कि चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये 1770-71 में हुआ था। इस समय अगर पूछा जाए कि अंग्रेज कैप्टन कौन था, तो अंग्रेज कैप्टन उस समय कैप्टन जैकब कैमक थे। और साथ ही साथ जब ये युद्ध होता है तो लास्ट में देखा जाता है कि अंग्रेजों के सामने कहीं ना कहीं नहीं जब टिक पाते, तो लास्ट में क्या होता है कि अंग्रेजों का ये कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। और जब हम पढ़ेंगे जब पलामू का नया किला, पुराना किला में कैसे वो अधिकार करते हैं और किस तरह से अपना संघर्ष देखने को मिलता है, तो वो सभी चीजों को हम जब हम वहां आंदोलन पढ़ेंगे या विद्रोह पढ़ेंगे तो वो सभी चीजों को हम वहां से अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हम जानते हैं कि पलामू को नया किला के लिए जब औरंगा नदी के तट पर एक युद्ध देखने को मिलता है जिसके कारण से ये चेरो जनजाति और मुगल, वहीं एक और युद्ध देखने को मिलता है सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई। तो ये सभी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लड़ाई देखने को मिलता है चेरो शासन काल में जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है झारखंड के इतिहास के संदर्भ में भी।
तो वो सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। और 1 जुलाई 1771 को अंत में गोपाल राय को राजा घोषित किया जाता है और उसको ये कह सकते हैं कि चित्रजीत राय को राजा वहां से हटा दिया जाता है और बना दिया जाता है, जो वो गोपाल राय को राजा घोषित किया जाता है 1 जुलाई 1771 को। तो चेरो विद्रोह मुख्य रूप से याद रखेंगे कि 1770-71 में इनका चेरो विद्रोह देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चेरो जनजाति के बारे में आज हम सिर्फ जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए हम ज्यादा इतिहास या तो फिर चेरो विद्रोह के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं की है। जब हम चेरो विद्रोह या तो फिर कह सकते हैं कि वो सभी चीजों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम बहुत अच्छे से इन चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और इनसे कह सकते हैं कि लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप सभी को एक बार अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।